Hello everyone, welcome to the channel and welcome to RM series. तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने वॉइड एग्रीमेंट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए और इसमें दो तीन टॉपिक्स हैं, जैसे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हो गया, ऑफर टू परफॉर्म यानी कि टेंडर हो गया। तो ये दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो ये देखते हैं परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हमारी लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज हो रही हैं। भाई जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमारे पास में दो चीजें होती हैं, राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देती हैं तो उसको बोला जाता है दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर दिया। यानी परफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ? परफॉर्म करने का मतलब हुआ अपनी ऑब्लिगेशंस से फ्री हो जाना, आपने जो भी प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर देना। देखिए तो देखते हैं परफॉर्मेंस। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन बाय द पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड मैनर प्रेस्क्राइब। तो जो तरीका और जो टाइम कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया था, अगर सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपने अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर दिया है तो फिर उसको बोला जाता है आपने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर दिया। तो व्हेन बोथ पार्टीज परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। और जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देती हैं तो ये बोला जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अब कंप्लीट हो गया, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बचा नहीं है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं बचा। डिस्चार्ज कई सारे तरीकों से होता है, जैसे डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो गया, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट हो गया, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहां पर इसको बोला गया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, क्योंकि जब दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर ली है तो वहां पर परफॉर्मेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो इस वजह से इसको बोला जाएगा डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डेट एंड बी अग्रीज टू पे ऑन अ डिलीवरी, व्हेन ए डिलीवर्स एंड बी पेज कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म। ए ने गुड्स दे दिए, बी ने पेमेंट दे दी, दोनों ने अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर दिया, अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर दिया। तो यहां पर बोला जाएगा कि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब परफॉर्मेंस होती कितने तरीके की है? तो परफॉर्मेंस बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब जैसा हमने कहा है वैसा हमने कर दिया, जिस तरीके से हमने कहा है उसी तरीके से हमने परफॉर्म किया, तो उसको बोला जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को तीन नामों से जानते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म और टेंडर। ये तीनों में से किसी भी तरह से पूछा जाए आंसर सेम ही होता है, ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमने परफॉर्म करने की कोशिश तो करी लेकिन सामने वाले ने मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भाई मैं आपको 20 जनवरी 2026 को 50,000 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। ठीक, अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 20 तारीख को 50,000 रुपए देने के लिए बोला कि सर बताइए मुझे 50,000 रुपए देने थे आपको, मैं कहां पर आ जाऊं ताकि मैं आपको पैसे दे दूं। अब मिस्टर बी ने बोला कि यार अभी तो मैं शहर में नहीं हूं या मैं देश में नहीं हूं, मैं कहीं बाहर गया हुआ हूं, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुमसे मांग कर लूंगा। तो अब देखो, इन्होंने 20 तारीख को देने का प्रॉमिस किया था तो इन्होंने 20 तारीख को अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी पैसे देने की, लेकिन मिस्टर बी ने पैसे लिए ही नहीं। तो यहां पर क्या बोला जाएगा? मिस्टर ए ने तो परफॉर्म करने की कोशिश करी, मिस्टर ए ने तो टेंडर किया, लेकिन बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो परफॉर्मेंस दो तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है टेंडर। तो देखते हैं एक बार एक्चुअल परफॉर्मेंस। व्हेन बोथ पार्टीज एक्चुअली परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। कॉन्ट्रैक्ट वहां पर खत्म हो जाएगा। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस यानी कि टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, व्हेन द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट। तो बेटा यहां पर भी वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाता है। अब देखिए, हु मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करेगा कौन?
कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करेगा कौन? सबसे पहले तो जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं वही परफॉर्म करेंगी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व हो नहीं सकती। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है वो परफॉर्म करेगी, या उनका कोई ऑथराइज्ड एजेंट है वो भी परफॉर्म कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्चुअल पार्टीज और हिज और हर प्रिंसिपल, राइट। तीसरा, अगर स्पेशल स्किल्स या नॉलेज, पर्सनल स्किल्स और नॉलेज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी और प्रॉमिसर की डेथ हो गई, तो उसके बाद में लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो जो कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज होंगे वो परफॉर्म करेंगे, उनका कोई ऑथराइज्ड एजेंट है वो भी परफॉर्म कर सकता है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और या लीगल हायर्स वो कब परफॉर्म करेंगे? वो तब परफॉर्म करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट के केस में कोई भी पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वहां पर लीगल हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ व्हेन पर्सनल स्किल, क्वालिफिकेशन और कॉन्फिडेंस आर रिक्वायर्ड, अ सिंगर अग्रीज टू सिंग एट बीस कॉन्सर्ट मस्ट परफॉर्म हिमसेल्फ। बिल्कुल, जहां पर पर्सनल स्किल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे एक लॉयर है, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपका केस लड़ूंगा, तो ऑब्वियसली कि अब लॉयर है तो लॉ की नॉलेज होना जरूरी है, तो वही परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा और कौन परफॉर्म करेगा? डॉक्टर है, डॉक्टर ने इलाज करने का प्रॉमिस किया, तो भाई डॉक्टर ही इलाज करेगा, उसका कोई बेटा तो इलाज करेगा नहीं। तो उसी तरीके से अगर कहीं पर पर्सनल स्किल्स, क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर पार्टी खुद से परफॉर्म करेगी। बाय एजेंट, अगर पर्सनल परफॉर्मेंस एसेंशियल नहीं है, पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एजेंट के थ्रू भी परफॉर्म किया जा सकता है। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स, ही मे सेंड गुड्स थ्रू हिज एजेंट। डन है। बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसको पहले थोड़ा सा समझ लो। देखो, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो लीगल हायर्स होते हैं, ये कब परफॉर्म करते हैं? तो सबसे पहले तो जब पर्सनल स्किल्स और नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, प्रॉमिसर की डेथ हो गई है, प्रॉमिसर की डेथ हो गई, यानी जिसने प्रॉमिस किया था उसकी डेथ हो गई है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस प्रॉमिस में किसी भी तरीके की पर्सनल स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर्स परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जाननी जरूरी है, लीगल हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर पैसों को देने का प्रॉमिस था, अगर पैसों को देने का प्रॉमिस था, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर्स तभी परफॉर्म करेंगे जब प्रॉमिसर की डेथ के बाद में इन लोगों को कोई प्रॉपर्टी मिल रही होगी। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो ये लोग लायबल नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल देकर के समझते हैं। जैसे सपोज करिए मिस्टर ए हैं, ठीक, इन्होंने बी को प्रॉमिस किया कि भाई ये 20 जनवरी को 50,000 रुपए देंगे, ठीक। अब अचानक से 5 जनवरी को मिस्टर ए की डेथ हो गई। अब इनकी तो डेथ हो गई है, प्रॉमिस तो किया हुआ है, अब 20 तारीख को बी पैसों की डिमांड किससे करेगा? अब मान लीजिए ए का कोई बेटा है, तो लीगल हायर हो गया। अब ए का कोई बेटा है, तो क्या मिस्टर बी इनके बेटे से वो पैसे रिकवर कर सकते हैं? क्या इनका बेटा मिस्टर बी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो पहली बात तो ये समझिए, अगर मिस्टर ए की डेथ के बाद में इनके बेटे को 50,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी मिली, 50,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी मिली, तो बिल्कुल मिस्टर बी इनके बेटे से ये पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही है, मिस्टर ए ऑलरेडी खुद काफ़ी सारे लोन थे इनके ऊपर, इनके पास खुद ही कुछ पैसे नहीं थे,
तो इनका बेटा कहाँ से भरेगा। तो अब अगर मिस्टर ए से इनके बेटे को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो फिर उस सिचुएशन में बी इनके बेटे से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता है। इनके बेटे को यानी कि लीगल हायर को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिलनी जरूरी है, जितने की प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर यहाँ पर मैंने 50,000 लिखा है कि अगर 25,000 की प्रॉपर्टी मिल रही होती तो मिस्टर बी इनके बेटे से केवल 25,000 रुपये रिकवर कर सकते थे। तो जितनी प्रॉपर्टी मिल रही होगी उतने अमाउंट के लिए मिस्टर बी इनके बेटे को लायबल करा सकते हैं। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। तो देखते हैं एक बार, ठीक है। If promisor dies before performance, his legal representative must perform. If it is not personal in nature, a contract to pay 5,000, his legal heirs are bound to pay. ठीक है, लेकिन वो कंडीशन याद रखिएगा जो मैंने एग्जांपल में बताई। ये रिवीजन के लिए है बेटा, समराइज नोट्स है, इसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे पॉइंट्स आते रहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, लेकिन याद रखना आपका काम है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो, होम परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड। तो अब देखो किसको परफॉर्म किया जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या बोला, कौन परफॉर्म कर सकता है। अब किसको परफॉर्म किया जाएगा, अगर प्रोमिसी इज अलाइव, अगर प्रोमिसी अलाइव है तो प्रोमिसी को या उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को परफॉर्म किया जाएगा। अगर प्रोमिसी की डेथ हो गई है तो सेम वही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म किया जाएगा। और अगर जॉइंट प्रॉमिस का केस है तो किसी भी प्रोमिसी को परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि ए बी सी, अगर हमने तीनों को एक साथ प्रॉमिस किया हुआ है तो हम चाहे ए को परफॉर्म करें, चाहे बी को परफॉर्म करें, चाहे सी को परफॉर्म करें, वो तीनों के लिए परफॉर्मेंस मानी जाएगी। आगे देखते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, सेक्शन 38 है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब अगर बाई चांस मैंने ऑफर टू परफॉर्म किया, मैंने परफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन सामने वाले ने मेरे ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, तो फिर उस केस में क्या है, अगर मैंने प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करी है, 100% प्रॉमिस को परफॉर्म करने की कोशिश करी है और प्रॉमिसी ने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, यानी मेरी परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर दिया बेसिकली, तो वहां पर क्या होगा, फिर वहां पर मेरी कोई भी लीगल ड्यूटी नहीं बनती है प्रॉमिसी के लिए। देखिए एक बार, इफ अ वैलिड टेंडर यानी लॉफुल ऑफर टू परफॉर्म इज मेड एंड रिफ्यूज, promisor is not responsible for non performance and retain his right under the contract। तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रोमिसर अपने अधिकारों को तो इन्फोर्स करा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। लेकिन बस कंडीशन ये है कि बेटा टेंडर यानी कि ऑफर टू परफॉर्म ये वैलिड होना चाहिए। अब कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर ये सारी चीजें हैं तभी टेंडर को वैलिड माना जाएगा। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले, और जो टेंडर है वो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी आप परफॉर्म करने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आपको साथ में कोई कंडीशन नहीं लगानी है। जैसे मैंने पैसे देने का प्रॉमिस किया, अब मैं कह रहा हूं भाई एक काम कर, पैसे तो मैं दे दूंगा, तो आ करके पैसे ले जा, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी ना कि भाई पैसे मैं तभी दूंगा जब तुम आ करके लोगे, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी, इसको वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा। तो जो आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। दूसरा, मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ऐसा नहीं है कि रात में 12 बजे जंगल में बुला करके उसको पैसे देने के लिए आप बात करो ना, तो प्रॉपर टाइम में होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए। तीसरा, मस्ट बी होल ऑब्लिगेशन। अगर पैसे का लेन देन है या गुड्स की डिलीवरी का प्रॉमिस है तो 100% आप पूरा एफर्ट्स मतलब पूरे ऑब्लिगेशन के लिए जाओगे। यानी कि मैंने आपको अगर बोला है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, अब मैं आपको 30,000 रुपए देने का ऑफर कर रहा हूं, तो क्या इसको वैलिड टेंडर माना जाएगा? नहीं। जो भी आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप टेंडर कर रहे हो, वो होल ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरा, भाई अगर गुड्स की डिलीवरी की बात है, ठीक है, अब आपने कहा कि मैं 20 तारीख को आपके घर पर 500 किलो राइस पहुंचा दूंगा। अब 20 तारीख को रात में 11:55 पे 500 केजी राइस लेकर के खड़े हो गए। अब कह रहे हैं भैया देखो मैंने 20 तारीख का प्रॉमिस किया था, 20 तारीख आने में भी 5 मिनट बाकी हैं, चेक कर लो। अब बेचारा वो 5 मिनट में कैसे इतनी रात में चेक करेगा? नहीं, ये प्रॉपर टेंडर नहीं है। तो प्रॉमिसी के पास में इतना टाइम होना चाहिए कि वो गुड्स का इंस्पेक्शन कर सकता हो। ठीक है, आगे देखो, मस्ट बी मेड टू द प्रॉपर पर्सन। अब जो आप परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो वो प्रॉमिसी को या उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को ही करोगे, किसी दूसरे को किसी तीसरे को बीच में लाना वो वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा। तो प्रॉपर पर्सन को ही टेंडर करना चाहिए। तो ये थी कंडीशंस फॉर अ वैलिड टेंडर। अब देखो,
इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। अब अगर कोई भी पार्टी प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर देती है तो हम क्या करेंगे भाई, अगर आपने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर दिया तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएंगे और अगर हमें कोई भी नुकसान हुआ है तो हम कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हैं। देखिए, इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी द अदर पार्टी में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। एक सेकंड में पानी पी लूं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A contract to deliver 100 bags of rice to be in installment. Okay. After delivering 20, he refuses to deliver more. B may cancel the contract and claim damages. उसने 100 bags को इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करने का प्रॉमिस किया, उसने केवल BC डिलीवर किए, आगे डिलीवर करने से उसने मना कर दिया। तो अब यहाँ पर B क्या करेगा, B कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकता है और साथ में कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकता है। अब आगे देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस चैप्टर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। तो जैसे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मैंने नाम लिया, टेंडर का मैंने नाम लिया, उसी में ये भी एक आता है परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस। इसको पहले समझ लेते हैं, एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ज्वाइंट प्रॉमिस, अब देखो पहले तो देखते हैं ज्वाइंट प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने और मिस्टर सी ने मिल करके डी से 60,000 रुपये लिए, 60,000 रुपये लिए, ठीक। तो अब ए बी सी ये क्या हो गए, ये हो गए ज्वाइंट प्रॉमिसर। डी क्या हो गए, डी हो गए, सॉरी, डी हो गए प्रॉमिसी, ठीक। ये हो गए ज्वाइंट प्रॉमिसर और डी हो गए प्रॉमिसी। अब देखो यहां पर समझिएगा ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में होता क्या है। सबसे पहले तो अगर किसी एक की डेथ हो गई, अगर किसी एक की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तीसरे की डेथ हो गई तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अब ये लोग ज्वाइंट प्रॉमिसर थे तो ज्वाइंट प्रॉमिसर में क्या होता है कि मिल करके परफॉर्मेंस करी जाती है। यानी कि इन तीन लोगों ने मिल करके डी से 60,000 रुपये लिए, तो यानी 20,000 रुपये इसकी लाइबिलिटी, 20,000 रुपये इसकी लाइबिलिटी, 20,000 रुपये इसकी लाइबिलिटी। अब सी की डेथ हो गई, सी की डेथ के केस में क्या होगा, ए परफॉर्म करेगा, बी परफॉर्म करेगा और सी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो परफॉर्म करेगा। अगर बी की भी डेथ हो जाती तो ए, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके परफॉर्म करते। अगर ए की भी डेथ हो जाती तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके परफॉर्म करते, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ज्वाइंट प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, जहां पर कुछ लोग मिल करके किसी एक पर्सन को प्रॉमिस करते हैं तो उसको बोला जाता है ज्वाइंट प्रॉमिस। ज्वाइंट प्रॉमिसर के केस में ज्वाइंट प्रॉमिसर होते हैं और प्रॉमिसी होता है। ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में अगर एक प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी सर्वाइवल पार्टीज के साथ में मिल करके अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। अगर सारे प्रॉमिसर्स की डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके परफॉर्म करेंगे। इसके और भी रूल्स हैं, उसको देखते हैं अभी आगे। देखिए परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर, देखिए व्हेन टू और मोर पर्सन मेक्स अ ज्वाइंट प्रॉमिस, सेक्शन 42, ऑल ज्वाइंट प्रॉमिसर मस्ट ज्वाइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस। तो जैसा कि मैंने बताया जितने भी ज्वाइंट प्रॉमिसर हैं वो लोग मिल करके परफॉर्म करेंगे। इफ वन डाइज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म विद द सर्वाइविंग प्रॉमिसर। तो अगर किसी भी प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी सर्वाइवल प्रॉमिसर के साथ में मिल करके परफॉर्म करेगा। अब देखो लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर क्या होता है। लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर के केस में हर एक प्रॉमिसर अलग अलग और ज्वाइंटली लायबल होगा। जैसे अब अगर मान लीजिए कि ये तीन लोग ज्वाइंट प्रॉमिसर हैं, ए बी सी, डी क्या कर रहा है, डी केवल सी को कंपेल कर रहा है, पैसे मांग रहा है सी से, उसने पैसे तीनों लोगों को दिए हैं
मिल करके, लेकिन वो पैसे की डिमांड केवल सी से कर रहा है। क्या ऐसा कर सकता है? यस, कर सकता है। तो प्रोमिसी कैन कंपेल टू एनी ऑफ देम, उनमें से किसी को भी कर सकता है या सबको कर सकता है। तो प्रोमिसी ज्वाइंट प्रोमिसर में किसी एक को भी कंपेल कर सकता है या सबको मिल करके कंपेल कर सकता है। अब ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में बेटा एक चीज समझना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर देखा जाता है ना तो दो तरीके के प्रॉमिस होते हैं। कैसे? एक तो जो इन तीनों लोगों ने मिल करके डी को किया, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, ध्यान समझना। ए बी सी इन तीन लोगों ने मिल करके डी को प्रॉमिस किया, तो एक प्रॉमिस तो ये हो गया। एक बेटा आता है इसमें इंप्लाइड प्रॉमिस। इंप्लाइड प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ? ए बी सी इन तीन लोगों ने मिलकर के डी को किया, तो पहला तो हो गया इनके बीच में, दूसरा इनका आपस में भी हो गया। दूसरा इनका आपस में भी एक प्रॉमिस है। क्यों? क्योंकि इन तीन लोगों ने मिल करके डी से 60,000 रुपए लिए, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपस में भी एक दूसरे को प्रॉमिस किया होगा कि भैया हम लोग मिल करके पैसा ले रहे हैं तो मिल करके पैसा वापस भी कर देंगे। ठीक, अब यहां पर इनके बीच में ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि प्रोमिसी कैन कंपेल एनी ऑफ देम और ऑल, यानी कि प्रोमिसी किसी एक को भी कंपेल कर सकता है या सबको भी कंपेल कर सकता है। तो अब यहां पर मान लीजिए कि डी जो है वो सी को कंपेल कर रहा है, सी से पैसे मांग रहा है, तो क्या सी पूरे के पूरे पैसे अपनी जेब से देगा? नहीं। इनके बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, सी के पास में पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि इस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ये बी से 20,000 रुपए रिकवर करेगा, ए से 20,000 रुपए रिकवर करेगा, खुद के 20,000 रुपए लगाएगा और 60,000 रुपए डी को दे देगा। अगर डी तीनों को कंपेल कर रहा है तब तो कोई बात ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? और उस केस में तभी तो जब सी की डेथ होगी तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव 20 देगा, बाकी के 20-20 ये दोनों देंगे। मेरी बात सबको समझ में आई? अब दूसरा, अगर मान लो बाई चांस कि सी से कुछ लॉस हो गया, जैसे मान लीजिए कि सी इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक, अब पैसे तो सबको देने हैं, सी इंसॉल्वेंट हो गया और सी की एसेट से केवल 10,000 रुपए निकला, देने कितने थे? 20-20 देने थे। सी इंसॉल्वेंट हो गया और सी की एसेट से केवल 10,000 रुपए निकला, तो अब ये तो 10,000 रुपए का नुकसान है, तो क्या अब डी को केवल 50,000 रुपए मिलेंगे? 20-20 और 10 नहीं, ये जो 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है ना, ये इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अब ये देंगे 25, ये देंगे 25 और ये देंगे 10। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर किसी एक पार्टी से कोई भी लॉस हो रहा है, क्योंकि इन तीनों ने आपस में भी तो एक प्रॉमिस किया था कि भाई हम लोग मिल करके 60,000 रुपए देंगे, तो अब अगर ये इंसॉल्वेंट हो गए, इनके पास नुकसान हो गया, तो जितना यहां से लॉस हो रहा है उस लॉस को दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए एक बार थ्योरी पे देखते हैं। देखिए, तो लायबिलिटी जो है वो उनकी ज्वाइंट भी होगी और सेवरल भी होगी, यानी कि अलग अलग भी होगी। प्रोमिसी में कंपेल एनी वन और मोर ऑफ देम टू परफॉर्म, सेम वही चीज़ है जो मैंने बताई। द परफॉर्मिंग प्रोमिसर कैन रिकवर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर, बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A, B and C jointly promise to pay 9,000 to D. D may compel any one of them, say A, to pay full rupees 9,000. डन है? अब देखो सेक्शन 44 क्या कहता है? रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर। अब जैसे मान लो कि डी की सी से कोई पुरानी दोस्ती निकल आई, डी को पता ही नहीं था कि यार सी जो है वो मेरा दोस्त है, बाद में पता चला यार सी तो मेरा बचपन का दोस्त है, पुराने स्कूल में साथ में पढ़ते थे। तो डी ने सी को फोन किया, सी को बोला देखो तुम तीनों लोगों ने मिल करके पैसा लिया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें फोन करूंगा, ना ही तुमसे पैसा मांगूंगा, लेकिन मैं ए से और बी से पूरा पैसा रिकवर करूंगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पार्टी को लायबिलिटी से रिलीज कर दिया, एक पार्टी को लायबिलिटी से रिलीज कर दिया। अब ये ए से और बी से पैसा मांग रहे हैं, तो अब यहां पर कितना पैसा दिया जाएगा और कौन देगा? तो अब समझो, यहां पर मैंने आपको बताया ना इन तीनों के बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है।
है ना। तो अब यहां पर डी ने भले ही सी को माफ कर दिया है, लेकिन सी की लायबिलिटी बी के लिए और ए के लिए तो बनती है ना। तो अब भले ही डी सी से पैसा ना मांगे, लेकिन ए और बी तो इससे पैसा मांग सकते हैं ना। तो अब ए और बी क्या करेंगे, अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लगाएंगे और सी से 20,000 रुपए रिकवर करके डी को 60,000 रुपए दे सकते हैं। तो और अगर प्रॉमिसी किसी एक ज्वाइंट प्रॉमिसर को माफ करता है या रिलीज करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे प्रॉमिसर रिलीज हो गए। तो देखो एक बार, releasing one joint promisor does not discharge others from liability। देखिए, दी डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट सेक्शन 45। तो देखिए, अब यहां पर ज्वाइंट राइट्स की बात करी जा रही है, यानी कि यहां पर ज्वाइंट प्रोमिसी की बात करी। ज्वाइंट प्रोमिसी के केस में ठीक उल्टा है। जैसे मिस्टर ए ने बी, सी और डी इनके साथ में ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये तीनों प्रोमिसी हो गए, यानी कि ज्वाइंट प्रोमिसी, यानी कि उल्टा हो गया। अब बी, सी, डी इन तीनों लोगों ने मिल करके ए को पैसे दिए, तो ए क्या हो गए, ए प्रोमिसर होगा, ये तीनों हो गए ज्वाइंट प्रोमिसी। अब देखिए, when two or more person are promises, the rights to claim performance rest with all jointly, after death it goes to legal representative jointly। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर इनमें से किसी एक की डेथ हो गई तो बाकी के दो लोग और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं, अदरवाइज तीनों मिल करके परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। क्लियर है सबको। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 46 से सेक्शन 50 तक ये है। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब परफॉर्मेंस का तो मतलब हम लोगों ने लास्ट टर्न पर समझ लिया था, लेकिन ये परफॉर्मेंस होनी कब चाहिए और कहां पर होनी चाहिए, ये बताता है सेक्शन 46 से 40 सॉरी एक्सक्यूज मी। तो सेक्शन 46 से 50 तक। तो सेक्शन 43 देखो क्या बोलता है, भाई या तो कोई टाइम फिक्स्ड होगा और या नहीं होगा। अगर कोई भी टाइम फिक्स्ड है तो उसी टाइम के अंदर परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, और अगर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए। और रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी नहीं दी गई है। रीजनेबल टाइम सर्कमस्टेंसेस और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर देखा जाएगा कि हर एक जगह पर रीजनेबल टाइम अलग अलग हो सकता है। तो देखो एक बार, इफ नो टाइम फिक्स्ड परफॉर्मेंस मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए अग्रीज टू डिलीवर गुड्स बट नो डेट फिक्स्ड मस्ट डिलीवर विद इन रीजनेबल टाइम। अब सेक्शन 47 क्या बोलता है, अब अगर टाइम फिक्स्ड है लेकिन कोई भी प्लेस, अगर कोई भी प्लेस डिसाइडेड नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, उसी टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म करा जाएगा और रीजनेबल प्लेस में परफॉर्म किया जाएगा। तो प्रोमिसी मस्ट अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। तो यहां पर प्रोमिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोमिसी डिसाइड करेगा किसी भी रीजनेबल प्लेस के लिए। तो देखो यहां पर, ए टू डिलीवर गुड्स ऑन 10 अक्टूबर। तो अब ये हुआ कि ए को गुड्स डिलीवर करने थे 10 अक्टूबर को, लेकिन जगह डिसाइडेड नहीं थी। तो यहां पर बी की ड्यूटी बनती है कि बी ए को इन्फॉर्म करेगा कि गुड्स की डिलीवरी कहां पर करनी है। सेक्शन 48 देखो क्या बोलता है, व्हेन प्रोमिसी मस्ट अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस। अब यहां पर प्रॉमिस तो हो गया है, लेकिन परफॉर्मेंस करने के लिए प्रोमिसी को अप्लाई करना है, यानी प्रोमिसी प्रोमिसर को बताएगा कि उसको कब परफॉर्मेंस करनी है। तो देखो, ए अग्रीज टू पेंट बी's पोर्ट्रेट, बी मस्ट आस्क ए टू कम एंड पेंट। तो यहां पर बी ए को बताएगा कि कब उसको आना है और कब उसको पेंट करना है। सेक्शन 49 क्या बताता है, प्लेस टू बी अपॉइंटेड बाय प्रोमिसी। तो यहां पर अगर कोई भी प्लेस प्रोमिसी ने डिसाइड किया है, कोई भी जगह प्रोमिसी ने डिसाइड करी है, तो प्रोमिसर हमेशा उसी जगह पर परफॉर्म करेगा। देखो, ए टू डिलीवर राइस टू बी डेजिग्नेट्स अ वेयर हाउस। अब सेक्शन 50 क्या बोलता है, परफॉर्मेंस मस्ट बी इन द मैनर और टाइम प्रेस्क्राइब। तो प्रोमिसी ने जो भी टाइम पीरियड बताया है, जो भी तरीका बताया है, प्रोमिसर हमेशा उसी तरीके से और उसी टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्मेंस करेगा। देखिए एग्जांपल, इफ बी रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर एट नाइट, ए मस्ट कंप्लाई। तो वहां पर वो रात में ही डिलीवर करेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं सेक्शन 46 से 50 तक, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। बस इसको आप ऐसे याद रखो, अगर कोई भी टाइम फिक्स है तो उसी टाइम पीरियड के अंदर ही परफॉर्म किया जाएगा। अगर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है
तो रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। अगर कोई भी जगह प्रॉमिसी ने बताई है तो वहां पर प्रॉमिसर उसी जगह पर ही अप्लाई करेगा। अगर प्रॉमिसी ने कोई भी जगह नहीं बताई है तो प्रॉमिसर रीजनेबल प्लेस पे परफॉर्म करेगा। या अगर प्रॉमिसी को प्रॉमिसर को बतानी है जगह तो वहां पर प्रॉमिसी भी प्रॉमिसर को रीजनेबल प्लेस बताएगा कि भाई आपको यहां पर परफॉर्म करना है। और अगर कहीं पर प्रॉमिसी को अप्लाई करना है, यानी प्रॉमिसी को प्रॉमिसर को बताना है कि भाई तुम्हें कब आना है, परफॉर्म करना है, तो वहां पर प्रॉमिसी जब तक प्रॉमिसर को नहीं बताता तब तक प्रॉमिसर को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। अब देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या बोलता है? सेक्शन 51 से 54 तक रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। जैसे एग्रीमेंट की हम लोगों ने डेफिनेशन करी थी। एग्रीमेंट की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या किया था? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। तो सेट ऑफ प्रॉमिस का मैंने आपको मतलब क्या बताया था? एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, जहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं। तो बस यही होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, जहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए, promises that form the consideration और part of consideration for each other। तो दोनों के लिए कंसीडरेशन होती है, दोनों को परफॉर्म करना पड़ता है। अब सेक्शन 51 देखिए क्या बोलता है? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिस का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिस का मतलब, अगर एक पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, यानी अगर वो परफॉर्म करेगा तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे परफॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक होता है म्यूचुअल, मतलब साइमल्टेनियसली, जहां पर दोनों लोग एक साथ परफॉर्म करेंगे। एक साथ परफॉर्म करेंगे तो वहां पर भी यही है कि जब तक पहला वाला रेडी नहीं है परफॉर्मेंस करने के लिए तब तक दूसरे वाले को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, if promises are to be performed simultaneously, neither party need perform unless the other is ready and willing। तो अगर मान लीजिए कैश सेल है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैश सेल का। भाई अगर एक हाथ से गुड्स देने, एक हाथ से पैसे लेने हैं, तो जब तक सामने वाला गुड्स देने के लिए रेडी नहीं होगा तब तक हम उसको किस बात की पेमेंट करेंगे? तो वहां पर पेमेंट करने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक सामने वाला गुड्स के लिए रेडी ना हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए अग्रीज टू डिलीवर गुड्स टू बी, हु अग्रीज टू पे ऑन डिलीवरी, ईच मस्ट बी रेडी एंड विलिंग। तो दोनों पार्टीज को वहां पर परफॉर्म करने के लिए रेडी होना चाहिए। अब सेक्शन 52 देखिए। सेक्शन 52 बताता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? जहां पर पहले से ही ऑर्डर फिक्स्ड है, जहां पर पहले से ही ऑर्डर फिक्स्ड है, जहां पर पहले से ही ऑर्डर फिक्स्ड है। यानी कि जैसे दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना है तो दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस में पहले से ही ये तय हो चुका है कि भाई पहले तुम परफॉर्म करोगे, बाद में मैं परफॉर्म करूंगा। तो जो भी ऑर्डर फिक्स्ड हुआ है हमेशा परफॉर्मेंस उसी के बेसिस पर करी जाएगी। देखिए, व्हेन ऑर्डर इज फिक्स्ड मस्ट बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर, इफ नॉट फिक्स्ड एज नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर। और अगर फिक्स नहीं है तो जो भी ट्रांजेक्शन का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अब देखिए सेक्शन 53 देखिए क्या बताता है। सेक्शन 53 बताता है कि अगर प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? रोकना। यानी अगर एक पार्टी सामने वाली पार्टी को परफॉर्म करने से रोक रही है, अगर एक पार्टी सामने वाली पार्टी को परफॉर्म करने से रोक रही है तो वहां पर क्या होगा? तो पहले तो ये कि भाई हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जब हमने परफॉर्मेंस करने की कोशिश करी और सामने वाली पार्टी हमको रोक रही है परफॉर्म करने से, तो वहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएंगे। अब उसने हमको परफॉर्मेंस करने से रोका, उसकी वजह से अगर मेरा कोई भी नुकसान हुआ है तो हम उसके लिए कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं। तो देखिए, इफ वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रिवेंटेड पार्टी। तो जिस पार्टी को रोका गया है परफॉर्म करने से वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएगी और कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकती है। ए अग्रीज टू पेंट बीज हाउस बट बी क्लोजेस द हाउस, ए में रिसाइन एंड क्लेम डैमेजेस। सेक्शन 54 देखिए क्या बोलता है। प्रोमिसेस टू डू थिंग्स आफ्टर द अदर, यानी कि जब परफॉर्मेंस डिपेंड करती है
सामने वाले की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर उसने परफॉर्म किया तो हम परफॉर्म करेंगे, अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ वन डिपेंड्स ऑन प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर एंड द फर्स्ट पार्टी फेल्स, तो सेकेंड पार्टी नीड नॉट परफॉर्म एंड कैन क्लेम डैमेजेस। तो अगर पहली पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, उस केस में हमें भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, उल्टा हम कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, टाइम एज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 55। सेक्शन 55 क्या बताता है, टाइम एसेंशियल फैक्टर है या नहीं है। तो अगर टाइम एसेंशियल फैक्टर है तो फिर वहां पर अगर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो फिर वहां पर अग्रीव्ड पार्टी के पास में राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। लेकिन अगर जहां पर टाइम एसेंशियल फैक्टर नहीं है वहां पर आप कॉम्पनसेशन के लिए तो जा सकते हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते हो। मेरी बात समझ में, बस दो ही पॉइंट इसमें याद रखने हैं सेक्शन 55 में। अगर टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म हो जानी चाहिए वरना मेरा नुकसान हो जाएगा, और उस टाइम पीरियड के अंदर अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकते हैं और कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस जहां पर टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक दिन की बजाय 2 दिन बाद हो गया, जैसे मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी का कोई केस है, ठीक है, तो अब कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई घर है, तो अब घर के रेट डेली घटते बढ़ते तो है नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने बी को बोला कि भाई मेरा जो हाउस है उसका पोजीशन जो है, उसका पोजीशन हम तुम्हें 10 तारीख को दे देंगे। अब मान लीजिए 10 तारीख को किसी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई या कोई भी रीज़न हो गया, इसने 10 के बजाय 13 तारीख को पोजीशन दिया। अब 10 के बजाय अगर 13 तारीख को पोजीशन मिल रहा है तो इस वाली प्रॉपर्टी में कोई टाइम एसेंशियल फैक्टर थोड़ी ना, कोई 3 दिन में कोई प्रॉपर्टी के रेट कोई इतने घट और ये बढ़ थोड़ी ना जाएंगे कि प्रॉपर्टी में इनको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम एसेंशियल फैक्टर नहीं है बेटा, और टाइम अगर एसेंशियल फैक्टर नहीं है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते। तो यहाँ पर अगर आपको पोजीशन 10 के बजाय 13 को मिल रहा है तो आपको ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते। लेकिन हाँ, ये जो 3 दिन दूसरे घर में या किसी होटल में रहने का जो आपको नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई बी ए से कर सकते हैं। तो बस यही दो चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, व्हेन टाइम इज एसेंशियल, फेलियर टू परफॉर्म ऑन टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। और जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं है, प्रोमिसी कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर डिले बट कैन नॉट रिसाइन। तो कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल नहीं करा सकता। आगे देखते हैं। अब देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ इम्पॉसिबल एक्ट। तो ये जो इम्पॉसिबल एक्ट होते हैं ना, या आप इसको इम्पॉसिबिलिटी बोल लो, तो इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती है। इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती है। एक तो वो इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट के बनते समय है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी समय पता है कि परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको बोला जाता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी यानी कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बनते समय ही हमें ये बात पता है कि परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल है, तो वहां पर क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। एक आता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, या आप इसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब सारी चीजें सही थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है। और बेटा ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो इम्पॉसिबिलिटी हो रही है, ये जो इम्पॉसिबिलिटी हो रही है ना, इसमें किसी भी पार्टी की गलती ना हो। ये इम्पॉसिबिलिटी नेचुरल होनी चाहिए। ये बाय एक्ट ऑफ गॉड हो सकती है, या चेंजेस इन लॉ हो सकती है, चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस हो सकती है। यानी कि ये जो इम्पॉसिबिलिटी हो रही है,
परफॉर्म करने में, ये इसमें किसी पार्टी का हाथ नहीं होना चाहिए, तभी वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आएगा। अब चूंकि यहां पर किसी की कोई गलती नहीं है तो फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब बच्चों को लगता है कि सर किसी पार्टी का नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया तो क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में बेटा कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा, डैमेजेस नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि जो इम्पॉसिबिलिटी हो रही है उस इम्पॉसिबिलिटी में किसी की गलती थोड़ी ना है, वो तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, लॉ में कोई चेंज हो गया, गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आ गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कुछ भी ऐसा नेचुरल इवेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, उसकी वजह से परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। चूंकि किसी की गलती नहीं तो यहां पर कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। देखो एक बार, तो सबसे पहले आता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इफ एक्ट वॉज इम्पॉसिबल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड वॉइड एब इनिशियो। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बिकम्स इम्पॉसिबल लेटर ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वॉइड व्हेन इट अकर्स। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जब परफॉर्म करने की बारी आई तो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। चेंज ऑफ लॉ, लॉ में कोई भी चेंज हो गया। डेथ और इनकैपेसिटी, आउटब्रेक ऑफ वॉर, है ना। तो यहां पर बस एक चीज है, यहां पर एक केस लॉ है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बांगर। यहां पर यह बोला गया ओनली एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेंस बहुत हैवी है, ठीक है, मॉड्यूल में पढ़ोगे ना तो इसको डिटेल में यहां पर बताया गया, मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी का मतलब 1% चांस भी है परफॉर्म करने का, तो फिर वहां पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर 1% भी है, असंभव, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, असंभव, यानी किसी भी तरीके से नहीं, आप सर के बल भी खड़े हो जाओ तो भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते, अगर वो सिचुएशन है तभी उसको इम्पॉसिबिलिटी में माना जाएगा। और अगर 1% चांस भी है परफॉर्म करने का तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इवन अगर मान लीजिए कि परफॉर्मेंस की वजह से आपको लॉस भी हो रहा है, परफॉर्मेंस की वजह से आपको लॉस भी हो रहा है, जैसे मैंने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुम्हें राइस जो है वो 55 रुपए में दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए 10,000 केजी राइस है, 10,000 केजी राइस है, मैंने कहा कि मैं तुम्हें 55 रुपए में दूंगा। अब जब परफॉर्म करने की बारी आई, जब राइस सप्लाई करने की बारी आई तो पता चला कि ये राइस बढ़ करके 105 हो गया। भाई 55 रुपए का मैंने बेचने के लिए बोला था, अब राइस हो गया 105 रुपए। अब 105 रुपए में मैं खरीदूंगा और 55 रुपए में बेचूंगा, तो मुझे तो सीधे सीधे भाई कितने का फर्क पड़ रहा है, 50 रुपए का। और 10,000 केजी राइस था, यानी कि 5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम परफॉर्म करते हैं तो जितना हमने कमाना नहीं था उससे ज्यादा तो हमें लॉस हो रहा है। हम पहले 40 रुपए में खरीदते, 15 रुपए केजी कमाते, 1.5 लाख रुपए कमाते, तो जितना हमको कमाना नहीं था उससे ज्यादा तो हमको लॉस हो रहा है। तो अब क्या इसको इम्पॉसिबल बोला जाएगा? नो, यहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा। भाई बिजनेस आप कर रहे हो तो बिजनेस में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा था तब आप किसी को दे रहे थे क्या? तब आप कोर्ट के पास जाकर के बोल रहे थे क्या कि सर मेरे को इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है? नहीं बोल रहे थे ना भाई। बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, और यहां पर कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है ना, आपको नुकसान ही तो हो रहा है, परफॉर्म तो आप कर सकते हो ना, तो फिर यहां पर इसको इंपॉसिबल नहीं माना जाएगा। तो भले ही पार्टी को लॉस हो रहा हो वहां पर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। इंपॉसिबिलिटी का मतलब जब बिल्कुल भी चांस नहीं है परफॉर्म करने का। मुश्किल और इम्पॉसिबल इन दोनों में फर्क होता है। मेरी बात सबको समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सेक्शन 59 से 61 तक। अब देखो इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इसके रूल्स हैं, इसके रूल्स हैं। वो रूल्स आपको मैं कहानी की तरह से बता रहा हूं, कहानी की तरह से सुनते रहो, सब समझ में आ जाएगा। देखो, जब दो लोगों के बीच में सीरीज में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब दो लोगों के बीच में सीरीज में ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 जनवरी
2020 को एक 10,000 रुपए का लोन दिया एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। फिर 5 जनवरी को एक 15,000 रुपए का लोन दिया 15% पर एनम। फिर 10 जनवरी को इन्होंने एक 20,000 रुपए का लोन दिया, सॉरी, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक, अब देखो एक ट्रांजैक्शन है जो सीरीज में चल रहा है। मिस्टर ए ने अलग अलग डेट में मिस्टर बी को अलग अलग रुपए उधार दिए, ठीक, और अब मिस्टर बी ने रिटर्न किए मान लीजिए 12,000 रुपए, 12,000 रुपए रिटर्न किए। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि 12,000 रुपए को कौन से अमाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। ये रूल्स जो है ना, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट को अप्रोप्रिएट करना। अब यहां पर मिस्टर बी ने 12,000 रुपए की पेमेंट करी। अब इस 12,000 रुपए को कौन से अमाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। अब देखो मिस्टर ए ये सोचेगा कि जिसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम उसमें से एडजस्ट करें, ठीक। बी क्या सोचेगा, बी ये सोचेगा कि भाई जिसका ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले हम उसको कम करें। भाई दोनों लोग तो अपने अपने फायदे के बारे में सोचेंगे। बी यहां पर क्या हो गया, बी हो गया यहां पर डेटर, और ए यहां पर क्या हो गया, ये हो गए क्रेडिटर। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ रूल क्या बताता है, देखो पहला, अगर सीरीज में ट्रांजैक्शन हुए और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का रूल अप्लाई हो रहा है तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में सबसे पहले डेटर बताएगा, डेटर इंडिकेट करेगा। बेटा बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। डेटर इंडिकेट करेगा। अब ये इंडिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। अभी बताते हैं दोनों चीजें। तो सबसे पहले क्या रूल बताता है, सबसे पहला तो राइट है डेटर का, भाई जो पैसे वापस कर रहा है ईमानदारी से वापस कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना ही चाहिए। तो सबसे पहले डेटर के पास में राइट होता है कि डेटर इंडिकेट करेगा कि भाई ये पैसा कौन से अमाउंट से एडजस्ट करना है। यानी कि अगर बी ने बताया कि ये 12,000 रुपए दे रहे हैं, 12,000 में 10,000 रुपए से तो ये वाला लोन खत्म कर देना, 2,000 रुपए बचेगा, 2,000 रुपए को 15,000 रुपए वाले से एडजस्ट कर देना, उसने बता दिया, ठीक। तो अब मैंने आपको क्या बताया, एक्सप्रेस या इंप्लाइड। तो अगर उसने बोल करके बताया है, जिस समय पैसे दे रहा है उसी समय बोल करके बता रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सप्रेस। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अब यहां पर कंडक्ट क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया, जितने अमाउंट का कोई लोन था। सपोज करो ये वाला लोन है 15,000 रुपए का, ठीक। तो अब मान लीजिए कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 15,000 रुपए दिए। तो अब ये साफ साफ पता चल रहा है कि भाई मिस्टर बी की इंटेंशन इस वाले लोन को खत्म करने की थी। तो यहां पर इसको इंप्लाइड माना गया है, और इसका मतलब पहले मिस्टर बी ये 15,000 वाला लोन खत्म करना चाहते थे, तो यहां पर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। तो अगर डेटर ने एक सर्टेन अमाउंट दिया है, सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन, ये जितने का लोन था उतने का ही अमाउंट अगर दिया है, तो फिर वहां पर ये माना जाएगा कि इंप्लाइडली उसने बता दिया है कि भाई मैं ये वाला लोन खत्म करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उसने बोल करके दिया है कुछ तो फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो हम इंप्लाइड को लेंगे। मेरी बात समझ में आई, आगे देखो। अब डेटर जल्दी जल्दी में आया और पैसे दे करके चला गया, उसने कुछ बताया ही नहीं कि इस पैसे को कहां से एडजस्ट करना है, तो फिर ये क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर ये क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रेडिटर इंडिकेट करेगा कि भाई ये पैसा कौन से अमाउंट से हम एडजस्ट करें। तो अब अगर मान लीजिए कि मिस्टर बी को लग रहा है कि यार इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, सॉरी मिस्टर ए को लग रहा है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो मिस्टर ए चाहे तो इस वाले अमाउंट से ये वाला अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बी को। यहां तक की कहानी समझ में आई। इवन अगर कोई टाइम बार डेट है, अगर कोई टाइम बार डेट है, टाइम बार का मतलब लिमिटेशन एक्ट जिसके ऊपर अप्लाई हो गया है, तो अगर कोई टाइम बार डेट है तो क्रेडिटर अगर चाहे तो टाइम बार डेट से भी एडजस्ट कर सकता है।
टाइम बार डेट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 3 साल पहले जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2016 में एक 8,000 का लोन दिया, 8,000 का लोन दिया था। अब ये तो टाइम बार्ड हो चुका है, 2016 से 2020 चल रहा है, 4 साल के ऊपर हो गया है। तो अब अगर मान लीजिए डेटर ने पैसे दिए और क्रेडिटर के पास में राइट है कि क्रेडिटर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, तो ये अगर चाहें तो 12,000 में से 8,000 रुपए ये वाले डेट को रिकवर कर सकते हैं। मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब मान लीजिए कि एक अमाउंट था, ए ने बी को एक 7,000 रुपए का एक लोन दिया हुआ था 2019 में। ठीक, इस वाले लोन पे इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट का मतलब मिस्टर बी ने बोला कि भाई मैं तो पैसे दे चुका हूं, और मिस्टर ए कह रहा है कि नहीं तुमने पैसा दिया नहीं है। तो दोनों के बीच में मतभेद है, डिस्प्यूट है इस वाले अमाउंट को लेकर के। तो उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, उस सिचुएशन में क्या क्रेडिटर डिस्प्यूटेड अमाउंट से एडजस्ट कर सकता है? नहीं, अमाउंट कैन नॉट एडजस्ट विद एनी डिस्प्यूटेड अमाउंट। तो डिस्प्यूटेड अमाउंट से एडजस्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक, अब तीसरे पे आते हैं। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई कि ना ही डेटर ने कुछ बताया, ना ही क्रेडिटर ने कुछ बताया, ऐसे ही लिख लिया। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट डेबिट एंट्री विल बी सेट ऑफ फ्रॉम फर्स्ट क्रेडिट एंट्री इवन टाइम बार्ड डेट। अब समझना, अब ना तो डेटर ने कुछ बताया ना क्रेडिटर ने कुछ बताया, तो क्या होगा, पहली डेबिट एंट्री को सेट ऑफ किया जाएगा फर्स्ट क्रेडिट एंट्री से। यानी कि ये जो 12,000 रुपए का लोन है, 12,000 रुपए के लोन को पहले ये 10,000 का लोन एडजस्ट किया जाएगा, 2,000 बचे, 2,000 रुपए को इससे एडजस्ट किया जाएगा। यानी पहली पेमेंट को पहले लोन से एडजस्ट किया जाएगा। समझ में आया? इवन, आगे मैंने क्या लिखा हुआ, इवन टाइम बार डेट। यानी कि अगर मान लीजिए कि यही वाला लोन ले लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक 8,000 रुपए का लोन दिया था 2016 में। अब 2020 में इन्होंने 12,000 रुपए वापस किया। अब मिस्टर ए ये भी कर सकते हैं कि 8,000 रुपए से तो ये एडजस्ट कर लिया, 4,000 रुपए बचे, 4,000 रुपए को इससे एडजस्ट कर दिया। पहले टाइम बार्ड, क्योंकि ये भाई फर्स्ट डेबिट एंट्री विल बी सेट ऑफ फ्रॉम फर्स्ट क्रेडिट एंट्री, तो फर्स्ट डेबिट एंट्री तो ये हुई ना, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर टाइम बार्ड डेट से भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो बेटा ये 3 पॉइंट हैं, ये याद रखने वाले हैं। स्पेशली इसमें जो पॉइंट है याद रखने वाला, टाइम बार्ड डेट, क्योंकि जो एग्जाम में इससे केस लॉ आता है ना, तो हो सकता है पूरे के पूरे रूल भी पूछ ले, या ये भी पूछ ले कि कोई एक सिचुएशन दे दे टाइम बार्ड डेट के अकॉर्डिंग। तो वो याद रखिएगा, टाइम बार्ड डेट को एडजस्ट किया जा सकता है, दूसरा डिस्प्यूटेड अमाउंट को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। डन है सबको? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हालांकि राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो लेकिन एक बार मॉड्यूल से भी आप देख लोगे तो जो मैंने बोला है वही है मॉड्यूल में भी। अब देख लेते हैं एक बार। देखो, व्हेन अ डेटर ओज सेवरल डेट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, देन पेमेंट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले तो डेटर बताएगा, डेटर ने जैसा बताया है वैसे ही वो एडजस्ट होगा। इफ डेटर ओ सेवरल डिस्टिंक्ट डेट टू द क्रेडिटर, तो ये रूल कब अप्लाई होगा, द डेटर मेक्स अ पेमेंट टू द क्रेडिटर, द डेटर intimates the creditor that the payment made is to be applied to the discharge of some particular debt, or it is implied, देखो मैंने लिखा वो बताया था अभी, implied भी हो सकता है, that the payment made by the debtor is to be applied to the discharge of some particular debt। आगे देखिए, देन अब अगर डेटर ने इंडिकेट कर दिया है, तब क्रेडिटर के पास में कोई ऑप्शन नहीं है बट टू अप्लाई सच पेमेंट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच पर्टिकुलर डेट, तो वही डेट से डिस्चार्ज होगा। देखिए,
वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन और मैनर ऑफ पार्टी पेइंग। अब दूसरा देखो, अब अगर डेटर ने इंडिकेट नहीं किया तो क्या होगा, तो सेम तीनों पॉइंट वही सेम है, क्या होगा, द क्रेडिटर हैज़ द डिस्क्रेशन टू अप्लाई सच पेमेंट फॉर एनी लॉफुल डेट, बस लॉफुल डेट होना चाहिए बेटा, ठीक है, इसी वजह से मैंने बोला डिस्प्यूटेड डेट को नहीं लिया जाएगा, विच इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द डेटर इवन इफ सच डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। आगे देखो, अब आता है कि अगर किसी भी पार्टी ने नहीं बताया तो क्या होगा, तो देखो यहां से लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स तो वही हैं, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, तो टाइम के ऑर्डर पे, इवन इफ एनी ऑफ द डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले डेटर इंडिकेट करता है, फिर डेटर ने इंडिकेट नहीं किया तो क्रेडिटर अप्लाई करेगा, दोनों ने इंडिकेट नहीं किया तो ऑर्डर ऑफ टाइम के बेसिस पर एडजस्ट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बता रहा है डिस्चार्ज बाय नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, सेक्शन 62। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह से डिस्चार्ज हो सकता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक परफॉर्मेंस के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, उसी तरीके से नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, ये कुछ टर्म्स हैं, इससे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन ये होता है म्यूचुअल कंसेंट से, इसके लिए म्यूचुअल कंसेंट होना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए ना डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, केवल इतना आ जाए, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन या डिस्कस डिस्चार्ज विद म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, या इस पे कमेंट करने के लिए आ जाए, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर नोवेशन, रिसेशन और ऑल्ट्रेशन की बात करी जा रही है, यानी कि सेक्शन 62 की बात करी जा रही है। अब देखो ये होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन। देखो नोवेशन का मतलब होता है बेटा नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाना, नोवेशन का मतलब होता है नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाना जब चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था, जैसे शुगर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गए। तो अगर ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, नोवेशन होगा। अगर चेंज ऑफ पार्टीज हो रही हैं, पार्टीज में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो भी वहां पर नोवेशन होगा, यानी कि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, अब उसकी जगह पर नया वाला कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि वो इनको 1000 kg शुगर सप्लाई करेंगे 10 तारीख को। अब मान लीजिए 9 तारीख को मिस्टर बी के पास में बहुत सारी शुगर पड़ी हुई थी, सेल ही नहीं हुई। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि यार शुगर तो मेरे पास बहुत पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें ऑर्डर दिया है, एक काम करो यार तुम शुगर की जगह पर राइस भेज देना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो सेल से मतलब, शुगर के राइस भेज देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइस का एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि राइस का तो प्राइस भी अलग होगा, हर एक चीज़ अलग होगी, है ना। और दूसरी बात क्या है कि अब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला खत्म हो जाएगा। क्यों, अब जब दोनों पार्टीज अग्री हैं कि शुगर की जगह पर हमको राइस सप्लाई करना है, तो शुगर वाले कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे इन्फोर्स करा सकते हो, तो वहां पर क्या होगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पर नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड नोवेशन। उसी तरीके से आता है ऑल्ट्रेशन। बस ऑल्ट्रेशन में फर्क क्या होता है, ऑल्ट्रेशन में फर्क क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा नया नहीं बन रहा है, बस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो चेंज हो रही हैं। जैसे अब मैंने अभी आपको शुगर वाला एग्जांपल दिया, तो अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि यार मैंने तुमसे कहा था कि 1000 kg शुगर भेज देना, एक काम करो 200 किलो और बढ़ा दो, अभी 1200 किलो शुगर भेज देना। तो क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन बढ़ रही है, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डेट, डिलीवरी मीडियम, इन सब चीज़ों में अगर चेंज हो रहा है ना, तो इसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो रहा है। और अगर टर्म्स और कंडीशन में चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑल्ट्रेशन। अब ऑल्ट्रेशन को यहाँ पर क्यों डाला गया है, अब पुरानी वाली टर्म्स और कंडीशन पर
परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब नई टर्म्स ऑफ कंडीशन बन गई हैं तो हम नई टर्म्स ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। तीसरा क्या आता है, रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। गवर्नमेंट ने किसानों को लोन दिया, उस साल बारिश नहीं हुई, गवर्नमेंट ने किसानों का लोन माफ़ कर दिया, फार्मर्स का लोन माफ़ कर दिया, उसको क्या बोला जाएगा, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मतलब रिसेशन। तो अगर एक बार किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, उसके बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही होता है डिस्चार्ज बाय नोवेशन, ऑल्ट्रेशन और रिसेशन। देखते हैं एक बार, देखो अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द पार्टीज अग्री। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना पार्टीज एग्री, तो दोनों पार्टीज का अग्री होना जरूरी है, तभी यहाँ पर बोला जाता है बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो देखो सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन, और रिसाइंड, कैंसिल द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया रिसेशन, और ऑल्टर इज टर्म्स एंड कंडीशन, ये हो गया ऑल्ट्रेशन। देखो ए ओज बी ₹5,000, बोथ अग्री दैट सी विल पे इंस्टेड ऑफ ए ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय नोवेशन। तो यहाँ पर ए ने बी से 5,000 रुपये लिए और दोनों लोग अग्री हैं कि भाई ए की जगह पर सी पैसे देगा। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पार्टीज चेंज हो गई, यहाँ पर अब चेंज ऑफ पार्टी हो गया। तो चेंज ऑफ पार्टी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, नोवेशन होगा, यानी कि अब ए को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रोमिसी डिस्पेंसिंग विद और रेमिटिंग परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं बेटा रेमिशन। रेमिशन, रेमिशन का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। रेमिशन का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट देना। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपये का लोन दिया, मैंने आपको 10,000 रुपये का लोन दिया, और अब मान लीजिए मेरे आपके पास में पैसे नहीं है। ठीक, आपने बोला कि सर मेरे पास में केवल 5,000 रुपये हैं, प्लीज़ 5,000 रुपये लेकर के लोन को ख़त्म कर दीजिए, सेटल कर लीजिए, अब इसके अलावा मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, ठीक है तुम 5,000 दे दो। अब 5,000 रुपये ले करके 5,000 का डिस्काउंट कर दिया आपको, तो अब जो मैंने आपको डिस्काउंट दिया है दिस इज कॉल्ड रेमिशन। और ये भी कहता है कि भाई एक बार अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। अब अगर मान लीजिए आपके पास में करोड़ों रुपए भी आ गए तो मैं आपसे वो 5,000 रुपये रिकवर नहीं कर सकता, आप वहां पर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाओगे। तो देखिए प्रोमिसी में डिस्पेंस विद वेव, वेव का मतलब भाई रेमिशन, परफॉर्मेंस, एक्सटेंड टाइम फॉर परफॉर्मेंस, टाइम भी बढ़ा सकता है, या एक्सेप्ट लेसर सेटिस्फैक्शन। देखिए बी ओज ए ₹5,000, ए अग्रीज टू एक्सेप्ट ₹2,000 इन फुल सेटलमेंट, इट इज वैलिड डिस्चार्ज। डन है। देखिए अब इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट और रिफ्यूजल बाय प्रोमिसी। अब भाई अगर प्रोमिसी रिफ्यूज कर रहा है या प्रोमिसी की कोई निग्लेक्ट हो रही है तो प्रोमिसर बेचारा वहां पर क्या करेगा, तो सेम वही प्रोमिसर के पास में ऑप्शन है कि प्रोमिसर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा देगा, उल्टा अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको क्लेम कर सकता है। इफ प्रोमिसी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। तो इसके आगे बेटा एक समरी चार्ट है सारे सेक्शंस का, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सेक्शन 37 से 40 तक क्या बताता है कि कौन कौन से लोग परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा प्रोमिसर, एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 38 था टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का। ठीक, सेक्शन 39 क्या था, रिफ्यूजल टू परफॉर्म का, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया जा सकता है। 42 से 45 क्या था, जॉइंट प्रॉमिस का केस था। 46 से 50 तक क्या था, टाइम एंड प्लेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो आज स्टार्टिंग में पढ़ा। सेक्शन 51 से 54 तक क्या पढ़ा था, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस पढ़े थे, 3 तरीके के, डिपेंडेंट, साइमल्टेनियस और इंडिपेंडेंट। सेक्शन 55 टाइम एसेंशियल फैक्टर है या नहीं है। सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। 59 से 61 तक एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पढ़ा। सेक्शन 62 नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन। सेक्शन 63 रेमिशन जो मैंने आपको बताया, और 67 है बेटा रिफ्यूजल बाय प्रोमिसी। तो इतने सारे सेक्शन हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में कवर अप किए। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ही कंप्लीट होता है।